10th के स्टूडेंट हो, वेलकम टू माय चैनल चाँद में। दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी, आज आपका सुबह हिंदी का पेपर दोस्तों लीक हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। सुबह हिंदी का पेपर क्लास 10 2024 में हिंदी का पेपर, यानी कि कल जो हिंदी का पेपर देने वाले हो यही पेपर आपका छप गया दोस्तों, छप गया, यही पेपर मिलेगा। ठीक है, 22 फरवरी को आप जो हिंदी का पेपर दोगे, यानी कि कल आप हिंदी का पेपर देने वाले हो, यही पेपर 100 नहीं 200% की गारंटी यही पेपर मिलेगा, जिसका कोड 801 DD होगा। और यही पेपर आपको छप गया है दोस्तों, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मौका है, अभी इस पेपर को पूरा देख लो। ठीक है, पूरा देख लो, यानी कि वरना नहीं देखोगे तो कल बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। जब पेपर देकर आओगे तो पछताओगे। ठीक है, पछतावा हो जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा आप पछताओगे। इसलिए इस पेपर को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। और आज सुबह ही ये पेपर लीक हुआ है, 22 फरवरी को यही पेपर, यानी कि कल आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। रट लो, इस पेपर को रट लो। ठीक है, फिर से बोल रहे, मौका मिला है, देख लो, वरना कल पछताओगे पेपर के दिन आप ना। तो पूरा पेपर हम सॉल्व करवाने वाले, लिखकर भी आपको बताएंगे आंसर, इसका पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बस एंड तक बने रहेगा। चल पहली बार विजिट करो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। फर्स्ट में बहुविकल्पी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? और हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि ये पेपर आपको कल मिलने वाला है। ठीक है, 100% नहीं 200% की गारंटी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के, शुल्क युग के, शुल्कांतर युग के। तो बाबू गुलाब राय जो है वो कौन से युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के आपके लेखक रहने वाले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो चिंतामणि है निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो चिंतामणि जो आपका रहेगा वो क्या है बेटा? निबंध है। ठीक है, क्या है? निबंध। अगला क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, हरिकृष्ण प्रेमी की है। तो ये किसकी हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद जी की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, और ये रहेगा, शुल्क युग की समय अवधि 1936 से 1943 से 1919 से 1938 तक है, 1900 से 1918 तक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुल्क युग की जो समय अवधि आपकी होगी 1919 से 1938 तक होगी। हर एक क्वेश्चन को रट लेना, यही पेपर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, या फिर भेंट करता है? ठीक है, क्या है? भेंट रेखा चित्र है। ठीक है, क्या है? रेखा चित्र है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये आपका रहने वाला है। तो ये नीड का फिर निर्माण किसकी विद्या की रचना है? तो ये आपका हो जाएगा आत्मकथा। किसकी हो जाएगा? आत्मकथा की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना, भारतेंदु युग की रचना, प्रगतिवाद की रचना, छायावाद की रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये जो है आपका द्विवेदी युग की रचना है। तो ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? तो आपको बताना है कि मधुशाला है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है, हरिवंश की है, हरिवंश राय बच्चन जी की, सुमित्रानंद पत्तन की है। तो देखो, मधुशाला है, मधुबाला है, ये सब हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ठीक है, रचना है, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके हो जाएगा, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत जो भारतीय है वो सिया रामचंद्र गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, महादेवी वर्मा की। तो भारत भारतीय जो रचना रहेगी ये किसकी रहेगी? मैथिली शरण गुप्त जी की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल बताना है आपको, सन 1843 से अब तक है, या फिर 1643 ईस्वी से 1843 तक है, या 1918 से 36 तक है, या 36 से और 43 तक है। तो आधुनिक काल जो है आपका 1843 से लेकर अब तक रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतीराम किस युग का कवि है? तो आपको बताना है कि मतीराम आदिकाल के हैं, आदिकाल के हैं, भक्तिकाल के, रीतिकाल के। तो मतीराम जो है वो रीतिकाल के कवि है। बेटा अगर इस वीडियो को पूरा देख लेना भाई, 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। हिंदी में छप कर आएगा, यही पेपर छाप देना, इसके आंसर को बिल्कुल छापना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का जो स्थायी भाव हास्य ही होता है। ठीक है, अगला है, सोहत ओड पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। तो इसमें उपयुक्त दोनों पंक्ति हैं। इसमें आपसे अलंकार पूछा है, उपमा अलंकार है, उपेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष्मा अलंकार है। तो इन दोनों पंक्तियों में भाई कौन सा अलंकार है? उपेक्षा अलंकार रहने वाला है। कौन सा अलंकार है? उपेक्षा अलंकार रहेगा। रोला छंद में कुल कितने चरण है? तो भाई रोला जो छंद है इसमें कुल कितने चरण है? तो रोला छंद में जो चरण की संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग
उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण जो शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आ मतलब देखो आकर्षण में आ रहा है तो यहाँ पर आ है, तो आपका मतलब आ उपसर्ग के यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुवीर्य, तत्पुरुष समास है। तो बहुवीर्य समास आपका हो जाए, क्योंकि यार देखो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो जल्दी जल्दी जितना हो सके हम आपको ये पेपर का सॉल्यूशन बता रहे और इसको रट लो, कल यही जाके आपको छापना है पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंसू का तत्सम रूप है, तो आंसू का जो तत्सम रूप रहेगा वो आश्रु रहेगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृत्यवाच्य में कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाई कृत्यवाच्य जो होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है, कर्म की होती है, भाव की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति आपको बताना है। तो ताव्य शब्द जो हो रहेगा उसमें 16-19वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। तो देखो ताम्र जो शब्द है इसमें चतुर्थ विभक्ति बहुवचन आपको हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम देखो बताना, मनुष्य क्या होता है भाई? एक संज्ञा होती है। मनुष्य क्या? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मनुष्य एक जाति है। ठीक है, पशु है, मनुष्य है, तो ये क्या एक जाति होती है। ठीक है, बचपन क्या है? बचपन एक भाव है। बचपन को हम कभी छू नहीं सकते, कभी देख नहीं सकते, बचपन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। और वह क्या है? वह सर्वनाम है। ठीक है, तो आपका डी मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका रहेगा वर्णनात्मक खंड आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो भी हम बताने वाले हैं, कैसे आपको इसका आंसर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर 6 नंबर है तो 6 में से 6 बिल्कुल आपको मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो बता देंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक है तो सबसे पहले तो इसको बी खंड स्टार्ट हुआ वर्णनात्मक, तो यहाँ पे आपको डालना है खंड बी वर्णनात्मक प्रश्न। जैसे यहाँ पर खंड बी वर्णनात्मक प्रश्न है तो हेडिंग डाल देनी है, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने वालों को स्पष्ट दिख सके। ठीक है, ये चीज आपको डाल देनी है। फिर प्रश्न संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 डालना है वर्णनात्मक का, और उत्तर यहाँ से लिखना है तो उत्तर आपको लिख देना है। अब आप गद्यांश का सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर आपको लिखना है गद्यांश। क्या लिख देना है? गद्यांश लिख देना है। अब गद्यांश की जो पहली पंक्ति है, जैसे यह कोई बात नहीं, ये से और पहली पंक्ति के 2-3 वर्ड और लास्ट में और देखता था, मतलब इसके लास्ट में 2-3 वर्ड है ना, ये आपको लिख देना है। इस तरीके से लिखना है कि यह कोई बात नहीं डॉट 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 बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, इस तरीके से, ताकि जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करेगा उसका ताकि अच्छा लगे, ये इंप्रेशन काफी अच्छा होता है। तो इस तरीके से शुरू की पंक्ति और अंत की पंक्ति। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आपको पहले हेडिंग डालनी है, संदर्भ ब्लैक पेन से, जहां पर मैंने ब्लैक पेन यूज में लिया वैसा ही आपको ब्लैक पेन यूज में लेना है। सबका आंसर मैं बताऊंगी। तो देखो अब इसका आंसर आपको लिखना है, ये आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले इसको पढ़ लीजिएगा, चाहे आपको समझ में आया या ना आया, पर ये पढ़ना है आपको, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि यह कोई बात नहीं, एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज के विभिन्न लोगों को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिल जाए, और वे गुण हो जो चिंताशील मनुष्य को प्रफुल्लित का चित्तसार्थ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर उत्साही, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति उपाय के लिए चाणक्य जैसा मुंह ताकत और निर्विरासत अकबर को मन बहलाने के लिए बिलवर की ओर देखता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। 3 क्वेश्चन दिए, इसमें तीनों का आंसर लिखना है। कैसे लिखना है सब कुछ बता देंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा संदर्भ रहेगा, तो ये कैसे लिखना है ये भी आपको बता देंगे। और पढ़ने के बाद में इसका जो आंसर है आपको यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ला है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला। ये आप इसका संदर्भ हो जाएगा, और गद्यांश को ये आपको एक बार पढ़ लेना है। अब जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है गद्यांश में रेखाचित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर 2 लाइन जो रेखांकित की गई है इनकी हमें क्या पूछिए? व्याख्या पूछिए, तो हमें इनकी व्याख्या देनी है, वो भी आप लोगों के लिए नोट कर कर लेकर आए बेटा सब चीज। और तो दोस्तों देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो भाई एक सब्सक्राइब और लाइक तो यार आप लोगों के लिए बनता ही है। ठीक है, अब देखो ये 2 लाइन यहाँ पर है आपको लिए रेखांकित दी गई है, अब इनकी व्याख्या करवा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपने को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही आपको यहाँ पर डालना है, ऐसी ही हेडिंग डालनी है आपको कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ऐसी आपको हेडिंग डाल लेनी है।
अब आपको लिखना है प्रस्तुत आवरण में रामचंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ठीक है, और यह साधारण उचित है कि कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दिख रहा होगा, ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही लिखना है। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ऐसा लिखना है। अगला है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नताओं को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आपसे ये पूछा है, तो देखो इसका आंसर आपको ऐसा लिख देना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा आप देख लीजिए, इसको पढ़ना है, सब कुछ इसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नताओं को देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरह लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता का इतिहास है। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, क्या करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है। यानी कि पहले आप खंड बी कर रहे हो तो आपको डाल देना कि आप खंड बी कर रहे हो, तो उस तरीके से ही आपको डाल देना है कि आप खंड बी कर रहे हो। तीनों का आंसर दे देना, पहले ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, अथवा में ये आएगा, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप इसको भी कर सकते हो, ये पढ़ना है और इन तीनों के आंसर आपको देने। जैसे मैंने बताया, जहां ब्लैक पेन यूज में लेना है, ब्लैक पेन आपको यूज में लेना है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसको भी आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में उसी तरीके से लिखना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो पद्यांश आप सॉल्व कर रहे हो तो हेडिंग में आपको यहाँ पर पद्यांश डाल देना कि आप पद्यांश सॉल्व करो। प्रश्न संख्या 2 है तो प्रश्न संख्या 2 ही आपको डाल देनी है। पद्यांश है तो पद्यांश की फर्स्ट पंक्ति चंद्र कमल बंधो हरि राई जाकी कृपा राई, तो आपको चरण कमल बंधो, ये ना यहाँ से स्टार्टिंग की 2-3 वर्ड और डॉट 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 करके जो अब इसके जो पैराग्राफ का जो अंतिम वर्ड होगा बंधो तिनी पाही, तो वो आपको लिख देना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन से पद्यांश का आंसर दे रहे हो। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। अब क्या है कि इसमें पूछा गया है कि एक बार इसको हम पद्यांश जो है उसको हम पढ़ लेते हैं। चंद्र कमल बधो हरि राई जाकी कृपा पुग गिरी ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाही बरसो सेहु गूंग पिन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करनाई, बार बार बंधो तिन पाई। अब आपका इसको आंसर कैसे लिखना है वो हम बता देते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपसे पूछा है, क्या पूछा है, संदर्भ आपको लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। तो देखो मैंने संदर्भ यहाँ पे लिखा हुआ है, संदर्भ जो है यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ लिखकर हम लेकर आए यार, आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक पेन से आपको इस तरीके से लिखना है और संदर्भ इस तरीके से ही लिखना है। टॉपर स्टूडेंट ऐसे ही लिखते, पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। तो ये आपने पढ़ लिया होगा, ये जो पद्यांश है इसको पढ़ लेना और इसके बाद में आपको आंसर लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है और सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से ये लिया गया है। किससे लिया गया है, सूरदास रचित सूरसागर काव्य से लिया गया। इतना ही आपको यहाँ पर लिख देना। और देखो ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसमें भी दिया गया है, यहाँ पर नाम भी दिया गया है सूरदास स्वामी, तो आपको इसमें पता ही चल जाएगा कि कौन से कवि ने द्वारा ये लिखा गया है। अब यहाँ पर दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 जो पंक्ति है इनकी आपको व्याख्या करनी है, तो कैसे करनी है वो आप सुन लीजिएगा। देखो ऐसे करनी है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको लिखना है यहाँ पर श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों की जो वंदना है मैं वंदना करता हूँ, जो कमल के समान कोमल है और इनकी महिमा अपार है। जाकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों पर चढ़ने लग जाता है, अंधा व्यक्ति को दिखाई देने लग जाता है और बहरा व्यक्ति सुनाई देने लग जाता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लग जाता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र का धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव जो है कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसी दयालुता श्री कृष्ण के चरणों में ही वंदना को बारंबार प्रणाम करते हैं। इस तरीके से आपको भाई लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। देखो हेडिंग डालनी है, पद्यांश करो तो पद्यांश की हेडिंग डालनी है, संदर्भ ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर
अब देखो अगला जो हमारा रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख कर लेकर आए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। उपयुक्त पंक्ति है उनमें कौन सा अलंकार है। जो ये दो पंक्ति दी गई है इन दोनों में अलंकार भी पूछा है और इनका क्या पूछा गया, रेखांकित जो है अंश है वो उनमें पूछा गया। तो इसमें देखो इसमें आपसे इन दोनों पंक्तियों में क्या पूछा गया, अलंकार पूछा गया। तो इन दोनों पंक्तियों में क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है संस्कृत, यहाँ पर गद्यांश आया। ठीक है, क्या होगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है संस्कृत, इसमें गद्यांश पूछा गया। तो वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है ये आप देख लीजिएगा। तो हमने ये वाला करने वाले हैं, कौन सा वाला, ये वाला आंसर हम करने वाले हैं। मतलब इसका हम क्या लिखने वाले हैं, इसमें क्या दिया गया है कि इसका अनुवाद हमें लिखना है। ठीक है, अनुवाद हमें लिखना है, तो इसका हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। ध्यान कर रहे हो, यहाँ पर दिया गया है संस्कृत गद्यांश, तो यहाँ पर आपको हेडिंग में डालना है संस्कृत गद्यांश, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप संस्कृत गद्यांश कर रहे हो और आपका अच्छे से नंबर वो दे सके। ठीक है, अब संस्कृत गद्यांश मैंने ये वाला किया है तो है ना, इसका मैंने किया है। तो पहले आपको देखो संस्कृत गद्यांश हेडिंग डाल देनी है। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है मानव जीवनस्य, और अंतिम जो लाइन है मैंने इस तरीके से डॉट डॉट करके लिख दिया है। ठीक है, प्रारंभिक जो लाइन थी मानव जीवनस्य डॉट डॉट सर्वनाम आस्मकम अस्ति। ठीक है, ये गद्यांश था। अब इसका हमें क्या लिखना, हिंदी अनुवाद इसका हमें करना है। क्या करना है, हमें इसका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, ओनली हिंदी अनुवाद करना पूछा है तो हिंदी अनुवाद ही हम इसका करेंगे। ठीक है, अब आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। मानवस्य संकरण संस्कृति आस्मा पूजा मानव जीवने संस्कृते महान्ते प्रियंते अकुर्वने तो अस्माकम जीवनते संस्कारण यान आचारण विचारण और दर्शनन ततः शर्म आस्कम संस्कृति। तो इसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि मानव जीवन को संवारने और दोषापित को दूर करना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए एक महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जितने अत्याचारों और विचारों को दिखाया है वे सब हमारी क्या है, संस्कृति है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, संस्कृत का अध्यास करो इस तरीके से लिखना है। मैंने जैसे बताया ना, अगर आपने कॉपी में ऐसे लिख दिया ना भाई, पक्का है यार, एक नंबर नहीं कटेगा आपका, एक नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा रहेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अब हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांश में किन्हीं संदर्भ लिखिए और हिंदी अनुवाद पूछा है। तो इसमें भी हमें संदर्भ पूछा है और हिंदी अनुवाद हमें पूछा है। तो हम देखेंगे पहले, यहाँ पर हमने 4 नंबर का, तो 4 नंबर डाल दिया। अब संस्कृत पद्यांश है तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया संस्कृत पद्यांश। अब कौन सा है भाई, मैंने ये वाला किया है सर्वभवन्तु सुखनीय। तो यहाँ पर मैंने सर्वभवन्तु सुखनीय और डॉट डॉट करके, और इसकी अंतिम जो लाइन है वो यहाँ पर काश्चिदे भवन्ते ये आपने लिख देनी है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, इसे पूछा संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो इसका देखो सर्वभवन्तु सुखनीय का, इसको एक बार पढ़ लीजिए आप इस श्लोक को। सर्वभवन्तु सुखनीय सर्व सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का शब्दो भाव भवे। तो इसका अब आपको हिंदी अनुवाद और करना है, और क्या लिखना है, संदर्भ। यहाँ पे पूछा तो संदर्भ भी लिखना है। ठीक है, अब इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है ब्लैक पेन से, और इसका संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। पाठ का नाम लिख देना, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ये लिया गया है। और इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की। किसकी कामना की? कवि ने संसार के कल्याण की कामना यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद भी पूछा, यहाँ पर दिया गया है कि हमने संदर्भ तो लिख दिया पर उसके बाद में हिंदी अनुवाद दिया और यहाँ पर पूछा गया है। तो अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि संसार में सब सुखों को ही निरोगी हो, सब सुख क्या हो बेटा, निरोगी हो, और सभी का कल्याण देखे, कोई दुख का भागी न हो। इसका आपको हिंदी अनुवाद लिख देना है। जैसे मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन हेडिंग डाली है वैसे ही संस्कृत पद्यांश है तो संस्कृत पद्यांश हेडिंग डालना है। इस तरीके से ही आपको बिल्कुल जैसे मैंने कॉपी में लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर लिख कर आना है। ठीक है, नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपसे अपठित खंड का के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, 5 6 जैसे कै खे गे, इन सब में से ओनली आपको एक का ही उत्तर देना है। मान लो हमने कै का आंसर हमें उत्तर देना है, तो सबसे पहले आपको मुक्ति खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण, मतलब ये आपको हेडिंग बना लेनी है। फिर इसमें आपको लिखना है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य नामक महात्मा गांधी ने जिन विशेषताओं का वर्णन किया। अब इन्होंने बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन किया महात्मा गांधी का। फर्स्ट में वर्णन किया था इन्होंने कि महात्मा गांधी जो अलौकिक पुरुष है। क्या है कि अलौकिक पुरुष है। ये आप हेडिंग बना सकते हो कि महात्मा गांधी क्या अलौकिक पुरुष है। अब अलौकिक पुरुष में क्या होता है कि जो कवि के अनुसार महात्मा गांधी को असाधारण मनुष्य माना गया था, साधारण नहीं माना गया था, और प्रथम जो सर्ग है महात्मा गांधी को अवतार के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको हेडिंग बनाकर लिखना है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर दुखों को हरण करने के लिए
पैदा होते। ठीक है, दूसरी हेडिंग अगर आप बनाना चाहो तो आप दूसरी हेडिंग इसमें बना सकते हो। इसी में ही आपको लिखना है दलित द्वारक आपका सेकंड हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें आपको लिखना है कि महात्मा गांधी जीवन भर दलितों की क्या की इन्होंने, दलित यानी कि पिछड़े वर्ग के जो हरिजन है उनको गले लगाया, और कई वर्षों तक मतलब काफी टाइम तक ये हरिजन बस्ती में ही रहे थे। तो इस तरीके से आपको उसका आंसर दे देना। अगला हेडिंग आपका देशभक्त हो जाएगा, कि महात्मा गांधी बहुत ही बड़े राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। इन्होंने क्या किया था, अपनी जो माता है उनको चरित्र की गहरी छाप खंड काव्य में द्वितीय सर्ग पर इनकी आई हुई है। तो इनको काफी उदार थे, परोपकार थे, सत्य और अहिंसा पर चलने वाले थे। ठीक है, अगला आपको मतलब अडिग निर्भाग्य थे ये, मतलब अपनी बातों पर क्या रहते थे, अड़क रहते थे। ठीक है, अगला का ये भी आपसे पूछेगा कि मुक्ति खंड काव्य के आधार पर चतुर्थ सर्ग में कथनानक कर अपने शब्दों में लिखो। तो इसमें आप लिख सकते हो कि चतुर्थ जो सर्ग थे उसमें भारत की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी के द्वारा चला गए आंदोलनों का वर्णन किया गया था एक तो इसमें, और इसमें जैसे कि जलियांवाला हत्याकांड का नरसंहार घटना हुई थी उसके बारे में, और गांधी जी ने 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला था देश की जनता के लिए उसका वर्णन किया गया। तो ये आप लिख दीजिएगा, इनमें से कोई सा भी आंसर आपको आ रहा हो फटाक से उसका आंसर आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, जीवन परिचय पूछा जाएगा। जीवन परिचय 5 नंबर का आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक का जीवन परिचय आप याद कर लो अच्छे से, यही आपको मिलेगा। तो जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लिख रहे हो, तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय में आपको 3-4 चीज़ें बेटा याद रखनी है। 3-4 चीज़ें क्या याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था। तो देखो इनका जन्म 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी को कब हुआ था, 30 जनवरी 1890 को इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात है जन्म स्थान याद रखना, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगली बात है इनके पिता का नाम देवीदास साहू था। पिता का नाम क्या था, देवीदास साहू था, देवीदास प्रसाद साहू था। माता का नाम मुद्री देवी था। और अगला जो है इनके उसमें इनकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा थी, और शैली जो अलंकृत चित्रोमणि शैली थी। ये चीज़ आप लिख दीजिएगा इसमें जीवन परिचय में, यही आपको लिखना है। अगला जैसे लेखक परिचय आएगा, ये भी 5 नंबर का आता है मोस्टली, 5 नंबर का ये आएगा, 5 नंबर का वो आएगा। तो इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी का पूछा गया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ ये आपको लिखना है। जन्म स्थान लिखना है, इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, वो सारी चीज़ें आपको इनमें लिख देनी है। यानी कि 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर आपको आसानी से इसमें मिल जाएंगे। अगला आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर 2 श्लोक लिखने, तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर आप 2 श्लोक लिख दीजिएगा। अगर आपको याद भी नहीं है अगर आपको याद नहीं है, मान लो याद नहीं है, तो आपको यहाँ पर संस्कृत गद्यांश दिया गया है ना, संस्कृत गद्यांश दिया गया है, इसमें से कोई श्लोक आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तब लिखना है, आता है तो नहीं लिखना। ठीक है, अगला यहाँ पर आपसे दिया जाएगा कि संस्कृत के आपको उत्तर देना है, मतलब कोई भी मतलब यहाँ पर 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, कोई 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चंद्रशेखर का आस्ती, तो चंद्रशेखर एक महान पुरुष आस्ती। ठीक है, ये मतलब एक इसको वीर के नहीं पूजते, वीर सदा पूजते, तो वीर जो लोग होते हैं वो हमें सदा पूजते होते हैं। ठीक है, अगला 9वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, निबंध पूछा जाएगा। अब निबंध इन चारों में से एक पर तैयार कर लो, यही आपको मिल जाएगा देखने को। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण निवारण है, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण है। तो इसमें से आप पहली बात तो ये कि प्रश्न संख्या 9 आप कर रहे हो, तो सबसे पहले निबंध आप जैसे किस पर लिख रहे हो, नारी शक्ति पर लिख रहे हो, तो भाई नारी शक्ति आपको इस तरीके से हेडिंग डालनी है बड़े अक्षरों में। ठीक है, नारी शक्ति हेडिंग डालनी है। उसके बाद में इसके कुछ पॉइंट बनाने, जैसे पहला प्रस्तावना है, उसके बाद में नारी शक्ति, नारी की महत्वता, नारी की भूमिका, नारी का पिछड़ा वर्ग, मतलब अपने मन से कोई हेडिंग बना लीजिएगा और उनका पॉइंट बाय पॉइंट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रस्तावना में लिखते हो उस हर एक चीज़ उसको भी आप हर एक पॉइंट में लिखना है। ठीक है, और 7 नंबर का भाई पूरा नंबर मिल जाएगा, कर अच्छे से तैयारी कर लिया। अगला आपका रहेगा 4 नंबर का पत्र आएगा, यहाँ पर 4 नंबर का आएगा, तो ये पत्र आप तैयार कर लेना, यही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता देना। यही हिंदी का पेपर है और यही कल आपको देखने को मिलने वाला है। आज सुबह ही ये वायरल हुआ है पेपर। ठीक है, आज सुबह ही वायरल हुआ है, कल आपको ये पेपर देखने को मिलने वाला है। रट लो, पछताओगे नहीं, याद करोगे तो। बस यही पेपर को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।